बहरहाल हमारे साथ हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज में। धन्यवाद सर, पूरी दुनिया इस समय थमी हुई है, लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं, लेकिन आप सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिन पर सबसे ज्यादा इस समय जिम्मेदारी है। हर महकमा बहुत अहम है, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, अर्बन लोकल बॉडीज, मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन आपके पास है, साइंस टेक्नोलॉजी आपके पास है। सर, इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं और अपनी व्यस्तता के बारे में जरा बताएं सर। जो फ्रंटलाइन डिपार्टमेंट हैं वो चारों डिपार्टमेंट में होम है, हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन है और मुझे खुशी है कि मेरे चारों विभागों इस इमरजेंसी के समय में अपनी सर धड़ की बाजी लगा देश की सेवा करने की कोशिश की और यही कारण है कि हम कोरोना के केसेस को थामने में काफी हद तक काम ज्यादा कर रहे। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जब हम आंकड़ा देखते हैं भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा का, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में आंकड़े बेहद कम हैं। और क्योंकि आपके लिए कहा भी जाता है अनिल जी, क्योंकि आप एक्शन मिनिस्टर हैं, आपके एक्शन से, आपकी सख्ती से, आपकी कार्यशैली से जो आपके महकमे के लोग हैं, विभाग के अधिकारी हैं, वो भी काफी मुस्तैद रहते हैं। आपको लगता है कि इसी सख्ती या इसी कार्यशैली की वजह से, चाहे वो पुलिस महकमा हो आपका या स्वास्थ्य महकमा हो, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और संक्रमण के दायरे को आप लोगों ने काफी हद तक रोका है? इस साल आपस में कोई सामंजस्य, लगातार मीटिंग्स होती हैं, हम लगातार बैठकर बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और जो फार्मूला है कि वर्क योर प्लान एंड प्लान योर वर्क, तो हम योजना बनाकर उस पर काम करते हैं और फिर बाद में हम रिव्यू करते हैं कि जो हमने योजना बनाई थी उसका नतीजा क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या निकला। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि 227 कुल मामले इस समय हरियाणा में हैं, 40% मामले ठीक भी हो चुके हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा का स्वास्थ्य महकमा कैसे काम कर रहा है, जो रिकवरी रेट हम देख रहे हैं वो कैसे इतनी अच्छी है, कैसे इतनी बेहतर है सर? देखिए, जो आज की तारीख में एक्टिव केस है वो 137 है। 137 हमारे एक्टिव केस हैं। 88 मरीज हमारे ठीक होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अक्सर लोग जब कोई बीमारी आए तो बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपने इन्हीं सिविल अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में अपने इन्हीं डॉक्टरों के माध्यम से 88 मरीजों को ठीक किया है और मैं इसके लिए अपने सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो सारा मेडिकल स्टाफ है, जो सारी नर्सेज हैं, जो सारा पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं उनकी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने सर धड़ की बाजी लगाकर लोगों को बचाने का काम कर। बिल्कुल अनिल जी, और शायद इस समय की जरूरत भी है कि मनोबल बढ़ाया जाए कोरोना वॉरियर्स का, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर वो देश की सेवा कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल, मैं तो अपने तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों को सल्यूट करता हूं कि इस आपदा के समय में उन्होंने वो देशभक्ति का अपना जो था उसको दिखाया है और दिन रात उन्होंने एक की है। बिल्कुल, आपका यही जो अंदाज है अनिल जी, यही अंदाज और यही कार्यशैली लोगों को बहुत भाती है, आपके अधिकारियों को, आपके कर्मचारियों को बहुत भाती है, इसलिए वो तन मन धन लगाकर पूरे समर्पण भाव से इस समय इस विकट स्थिति में काम कर रहे हैं। सर, चाहे वो फतेहाबाद हो या सिरसा हो, ये जिले तो कोरोना मुक्त हो चुके हैं और बहुत सारे जिले हैं जो कि सेफ जोन में हैं।
आपको लगता है बिल्कुल सही दिशा में हरियाणा सरकार इस समय आगे बढ़ रही है? नहीं, मैं समझता हूं कि हम पूरी तरह से स्थिति हमारे नियंत्रण में है और ये नियंत्रण में रहे और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए हमने जो प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्र दिए थे, हमने उनका पालन किया है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया था कि अपने घर की लक्ष्मण रेखा को ना लांघो। हमने कोशिश की है कि लोग उस लक्ष्मण रेखा को ना लांघे, और अगर फिर भी किसी आवश्यक कारण से किसी को बाहर जाना पड़ता है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। कम से कम 6 फुट की दूरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रखी जाए। उसके लिए हमने दिन रात प्रयत्न किया है, हमने कोशिश की है और हमने इसको कामयाब करने का प्रयास किया। बिल्कुल, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, सरकार बहुत प्रयास कर रही है निश्चित तौर पर, तभी जो आंकड़े जो दिखते हैं वो भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है अनिल जी। लेकिन विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है सर। विपक्ष ये कह रहा है कि एक तो टेस्ट जिस हिसाब से होने चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंटली होने चाहिए वो नहीं हो रहे, और चिकित्सा कर्मियों के लिए पीपीई किट्स भी जो है वो नाकाफी है। देखिए, जब ये बीमारी आई सारे देश में एक लैब थी पुणे में, कहीं कोई और लैब नहीं थी सारे। इस बीमारी के आने के बाद उनको बढ़ाकर 230 कर दिया। हरियाणा में एक भी लैब नहीं थी। शुरू के जो हमारे सैंपल थे वो हमने पूना भेजे और वहां से रिपोर्ट आती थी और आने में समय भी लगता था। लेकिन अब हमारे कम से कम 8 जो लैब हैं वो फंक्शनल हो चुकी हैं और थोड़े दिनों में हमारी 12 लैब काम करेंगे। हम आज की तारीख तक 8000 लोगों के सैंपल चेक करा चुके हैं। विपक्ष को तो ऐसे समय में मेरी उनको सलाह है कि नुक्ताचीनी निकालने की बजाय अपने प्रयत्न और अपने प्रयास से इस आपदा के समय में अगर थोड़ा बहुत भी वो योगदान दे सके तो उनको देना चाहिए। किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी को अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए। विपक्ष को इस वक्त आलोचना से बाहर आना चाहिए। ये जो लड़ाई है विपक्ष के साथ, तो लड़ाई हम फिर भी लड़ लेंगे, लेकिन आज मानवता के ऊपर हमला हुआ है। आज इस सूक्ष्म दुश्मन ने, जो अदृश्य दुश्मन है, आज उसने किसी धर्म, जाति, पार्टी, क्षेत्र, भाषा पर हमला नहीं किया है, उसने मानव जाति पर हमला किया है। तो हमको सबसे पहले लड़के उस दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, अपने लोगों को बचाना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति करनी चाहिए। ये राजनीति करने का समय नहीं है, बहुत समय मिलेगा राजनीति करने का। पहले हमें इस दुश्मन से लड़के इसमें सफलता प्राप्त करनी है। हालांकि हमने परसों ही बात की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी, वो सरकार की काफी तारीफ कर रहे थे, आपके महकमे की भी तारीफ बहुत कर रहे थे, लेकिन कुछ सवाल भी उठा रहे थे, कह रहे थे कुछ खामियां रह गई हैं, सरकार को उन पर काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल खामियां रह सकती हैं और हमने ऑल पार्टी मीटिंग हम बुलाते हैं, 3 मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं। उसमें हुड्डा साहब भी आते हैं, अभय सिंह चौटाला भी आते हैं, और भी हमने सभी पार्टियों को हमने उसमें बुलाया, शामिल किया। जो जो वो सुझाव देते हैं हम उनको मानते भी हैं और हम उनको लागू करने की भी कोशिश करते हैं। और मीटिंग में हुड्डा साहब ने, अभय चौटाला जी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और उन्होंने पूरी तरह से हमें विश्वास दिलाया कि वह इस लड़ाई में सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ मिलकर लड़े। बिल्कुल अनिल जी, रेड जोन में जो जिले हैं, खासतौर पर नूंह और पलवल की बात की जाए, वो चिंता पैदा कर रहे हैं। जमात के मामले सामने आए, FIR भी दर्ज की गई है। आपको लगता है कि क्या केसेस सामने आ चुके हैं या कुछ लोग हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं? नहीं, देखिए, हमने 8 तारीख तक का नोटिस दिया था जो तलबीकी हैं कि वे आप
अगर कहीं भी छुपे हुए हैं तो आप बाहर आइए, और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करेंगे। और उसके बाद 22 लोगों को ढूंढकर निकाला गया और उनके खिलाफ 307, 188 की धारा में हमने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। हरियाणा का जो आंकड़ा है, ये जो आज 137 का आंकड़ा है हरियाणा का, जो एक्टिव कोरोना के मरीज हैं, उसमें 107 तलबीगी हैं। अगर ये तलबीगी ना आते तो हमारा आंकड़ा बहुत कम होता। और ये जो आप जिलों के नाम ले रहे हैं, लुहू का ले रहे हैं, पलवल का ले रहे हैं, फरीदाबाद का ले रहे हैं, गुड़गांव का ले रहे हैं, जिनमें आज केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये तलबीगियों का वहां पर होना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इनसे भी और इनके धार्मिक गुरुओं से भी अपील करना चाहता हूं कि वो लोग सामने आए, इलाज कराने के लिए आगे आए और अपने लोगों को कहें कि आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, अपने एग्जामिनेशन करवाओ। हमने कम से कम हरियाणा में 1640 तलबीगियों को हमने जो पकड़ा है और उनके हमने सारों के टेस्ट कराए हैं और बाकियों के भी हम करना चाहते हैं। अगर कहीं इधर उधर अभी भी छुपे हुए हैं तो उनको सामने आना। बिल्कुल, क्योंकि जिक्र तबलीगी जमात का हो रहा है अनिल जी, कुछ तस्वीरें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वो कोरोना योद्धा जो कि देश सेवा कर रहे हैं, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, उन पर हमले होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जमात पीछे नहीं है, जमकर हमले भी कर रही है। आपका रिएक्शन क्या है इस मामले को लेकर? हरियाणा में जब ऐसे मामले अगर आते हैं या आ रहे हैं, कैसे आप लोग एक्शन ले रहे हैं सर? हरियाणा में अगर कोई ऐसा मामला आएगा तो उनको ऐसी सजा दी जाएगी जिसको वो हमेशा याद। ये इनके धार्मिक गुरुओं को सामने आकर जो इनको पढ़ाते हैं, जो मरकज में बुलाकर इनको शिक्षा देते हैं, उनको सामने आना चाहिए। छुपे हुए क्यों है इस वक्त? वो क्यों सामने नहीं आते? ये आपदा देश पर आई है, धरती पर आई है, सारे संसार पर आई है। क्यों वो सामने आकर इसमें सरकार का सहयोग नहीं करना चाहते? क्यों वो सामने आकर ये अपने लोगों को समझाना नहीं चाहते कि जो ये वेरियंट्स हैं, ये जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपके घरों में जाकर एक एक घर में चेक कर रहे हैं, उनका स्वागत करने की बजाय, उन पर फूल बरसाने की बजाय उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये कैसी शिक्षा देते हैं आप? वहां पर आप बुलाकर उनको शिक्षा देते हैं और उनको कहते हैं कि जाके ये शिक्षा का प्रचार बाकी जगह पर करो। प्रश्न उठता है कि आप शिक्षा किस प्रकार की दे रहे हैं कि जो डॉक्टर्स पर, नर्सों पर, जो लोग उनको बचाने के लिए आ रहे हैं, जो लोग उनकी जिंदगी बचाना चाहते हैं, उन पर ईंटें मारते हैं, उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और खास तौर से इनके जो धार्मिक गुरु हैं, उनके ऊपर दायित्व ज्यादा है, उनकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो इनको संभालें और इनको समझाएं। बिल्कुल, जब सेनापति साथ खड़ा होता है तो सेना का मनोबल बढ़ना लाजमी है। आप अनिल जी लगातार मनोबल बढ़ाते हैं अपने अधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का, और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने तय भी किया कि जो उपचार से सीधे हेल्थ वर्कर्स जुड़े हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी भी डबल की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि फिर पुलिस महकमा क्यों पीछे, उनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? इस बारे में आपका क्या विचार है सर? नहीं, इसमें जो भी कोरोना पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में आएगा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनके हम सैलरी बढ़ाएंगे, डबल उनको सैलरी देंगे। सही तरह से इस पर कोई रूपरेखा नहीं बनी है। केंद्रीय स्तर पर भी विचार हो रहा है और स्थानीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी विचार हो रहा है कि किस किस चीज को छूट दी जा सकती है। एक चीज बड़ी साफ है कि एकदम सब कुछ नहीं खोला, थोड़ा थोड़ा करके
ताकि थोड़ा थोड़ा, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी और जहान भी, कि जान भी बची रहे और जहान भी चलता रहे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री को छूट, थोड़ा थोड़ा काम को छूट, ये थोड़ा थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटीज को छूट, ये देने की योजना बनाई जा रही है और बिल्कुल नियंत्रित तरीके से वो छूट दी जाएगी। कोई खुल्लम खुल्ला छूट नहीं दी जाएगी, बकायदा उसके लिए सबको कोई वेबसाइट तैयार की जा रही है जिसके माध्यम से अपनी स्थिति बतानी होगी और परमिशन लेनी होगी। ऐसी योजना बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है आज या कल तक इसके बारे में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा स्पष्टीकरण आ जाएगा कि किस किस को और कहां कहां पर ये छूट दी जाती है। सर, क्योंकि आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया है तो मैन पावर, मैन लेबर को लेकर भी एक बड़ा सवाल यह है कि पास इशू और उनके आवागमन को लेकर भी कई समस्याएं हो सकती हैं सर। नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं और वो सारा का सारा ध्यान में रखा जाएगा कि कैसी इंडस्ट्री है, कितनी मैन पावर है, क्या वो वही रखने में सक्षम है, नहीं सक्षम है, या उनकी मूवमेंट होगी तो क्या वो अपनी गाड़ियों में घरों से लेकर आएंगे और घरों पर छोड़ के आएंगे। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही ये जो है उनको अपनी इंडस्ट्री चलाने की इजाजत दी जाएगी। सर, विपक्ष लॉकडाउन में शराब बनाने और अवैध बिक्री को लेकर भी काफी सवाल खड़े कर रहा है सर। तो देखिए, हमने कम से कम 80,000 बोतल इस लॉकडाउन के दौरान पकड़ी है पुलिस के ऊपर काफी दायित्व आया हुआ है कि लॉकडाउन की स्थिति का भी ध्यान रखना और इस प्रकार की जो गतिविधियां चलती हैं, नाजायज गतिविधियां चलती हैं, इनको भी नजर रखना और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस प्रकार की नाजायज शराब को ना बिकने दे और काफी केस पकड़े गए हैं, काफी लोग गिरफ्तार किए गए हैं और भी जो सामने आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाए। अनिल जी, पूरे देश की बात की जाए तो जब हम देखते हैं अमेरिका, इटली, स्पेन की हालत, उसके मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। आपको लगता है भारत सरकार ने बहुत तेजी के साथ कदम उठाए? नहीं, ये इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ठीक समय पर ठीक कदम उठाकर देश को बचा लिया। अगर ये लॉकडाउन ना किया होता, जैसे कई दूसरे देशों में नहीं किया गया, तो ऐसी स्टडीज भी सामने आई हैं कि जो आज आंकड़ा 13-14 हजार का है वो 8-9 लाख का होता। तो नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को बचाने की कोशिश की है और लोगों का भी उसमें पूरा समर्थन मिला है। लोगों ने भी ताली बजाकर और दिया जलाकर नरेंद्र मोदी जी को बता दिया कि आप इस लड़ाई के नायक हैं, आप लड़ाई लड़िए, सारा हिंदुस्तान आपके साथ। बिल्कुल, यही सवाल मेरा था। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। जब देश का मुखिया आपका मनोबल बढ़ाता हो, बीच बीच में आकर लगातार संवाद करता हो, कभी थाली, कभी ताली, कभी दिया जलवाकर लोगों को से कनेक्ट करने की कोशिश करता हो, तो आपको लगता है पूरे देश की एकजुटता, अखंडता सामने आकर दिखती है। इससे बहुत फर्क पड़ता है और जो योद्धा हमारे लड़ रहे होते हैं, जो ताली बजाई या दिया जलाया, वो उन योद्धाओं को भी ये विश्वास दिलाने के लिए जलाया गया कि आप अग्रिम मोर्चे पर खड़े हुए हैं तो हम भी आपके साथ हैं, हम आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। 3 मई को लॉकडाउन सर खत्म हो जाएगा, लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि 3 मई के बाद क्या होगा? क्या सब कुछ खोला जाएगा या कुछ रियायत दी जाएगी, कुछ बंद रहेगा? ये भी भविष्य का सवाल है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा डरे भी हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा? सबकी निगाहें इसी पर। नहीं, वो तो बिल्कुल स्थिति का अवलोकन किया जाएगा कि 3 मई तक देश की क्या स्थिति होती है। ये जो आंकड़ा है, पहले 4 दिन में डबल होता था, अब 6-6.5 दिन में डबल होता है, वो डिक्लाइनिंग है। कितना और डिक्लाइन करता है और कितना हम इस पर और नियंत्रण तब तक पा लेते हैं,
ये इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही निर्णय किए जाए। एक बार फिर से हरियाणा का रुख कर लेते हैं अनिल जी, क्योंकि बहुत से प्रवासी मजदूर जो कि लॉकडाउन में फंस गए, यहीं रह गए, उनकी व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इसको कैसे इंश्योर कर रही है सरकार? देखिए, खाने पीने की किसी को दिक्कत, हमने सारों का मेडिकल चेकअप भी करवाया और पूरी तरह से हम उनको यही कहना चाहते हैं, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप यहीं बने रहिए, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक हम आपकी सारी चिंता करेंगे, आपके सारे जो खाने पीने का, रहने का जो सारी व्यवस्था है वो हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो यूपी के मजदूर थे, जो कोटा में जो छात्र फंस गए थे, उनको वापस बुलवाया, पूरे बस को सैनिटाइज करके और बहुत अच्छे माध्यम से वापस उनकी घर वापसी करवाई है योगी सरकार ने। क्या आप लोग की तरफ से ऐसी कोई कोशिश सर कि जो मजदूर बाकी राज्यों में आपके गए हो या छात्र गए हो, उनको बुलवाने के लिए आप कोई ऐसा कदम उठा रहे हो? नहीं, अभी तो यही आदेश है कि जो जहां है वो वहीं रुका रहे, और इस वक्त जो हमारा केंद्र सरकार आदेश देती है हम सबको उन आदेशों की पालना करनी चाहिए, और आज की तारीख में यही आदेश है कि जो जहां है वो वहीं रुका रहे। अनिल जी, सैकड़ों करोड़ों का लॉस तो हरियाणा गवर्नमेंट को भी हो रहा होगा, आपको लगता है स्थिति भविष्य में कैसी होगी, कैसे संभलेगी, सब कुछ कैसे संभलेगा? नहीं, देखिए, ये सब कुछ करने के लिए इसकी कीमत तो बहुत बड़ी चुकानी, सरकारों को भी चुकानी पड़ी है और लोगों को भी चुकानी पड़ी। लेकिन जब ये पहला लॉकडाउन हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, कि अगर जिंदगी बचेगी तो बाकी चीजें हमारे काम की हैं, अगर जिंदगी ही नहीं बचेगी तो फिर कुछ भी हमारे काम का नहीं। इसलिए इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, और जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे तब योजनाएं बनाएंगे, ज्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। एक ट्वीट का भी जिक्र सर, और वो ट्वीट आज सुबह ही आपने किया है। कोरोना से सब परेशान है, संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन आपको फिर भी उम्मीद की किरण नजर आती है भविष्य के लिए। आपने ट्वीट किया कि भविष्य में लोग हाथ मिलाना छोड़ देंगे, गले लगना छोड़ देंगे, नमस्कार का भाव अपनाएंगे लोग। देखिए, अब ये मैं तो बहुत देर से कह रहा हूं, मैंने लगभग 5 वर्ष पहले ये बात विधानसभा में कही थी, जब स्वाइन फ्लू फैला था कि इसका क्या इलाज है। तो मैंने कहा था कि इसका यही इलाज है कि हम हाथ ना मिलाएं और हाथ जोड़ के अभिवादन करें हम सबका। मैंने उस वक्त ये 5 साल पहले बात की। इस बार के सत्र में भी जब मेरे से पूछा गया कि कोरोना आ गया, क्या इसकी कोई वैक्सीन बन गई है, तो मैंने कहा कि इसकी एक ही वैक्सीन है कि हम किसी से हाथ ना मिलाएं और हाथ जोड़कर मिलें। और मैं अब देख रहा हूं कि लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब लोग हाथ नहीं मिला रहे। तो मुझे इसमें भी अच्छाई नजर आई कि कोरोना में भी एक अच्छाई है कि शायद लोगों की जो हाथ मिलाने की या गले मिलने की एक दूसरे के साथ आदत थी वो छूट जाए, और थूकने की जो जमीन पर थूकने की जगह जगह आदत थी उस पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, शायद वो भी छूट जाए और दूसरे को संक्रमित करने और खुद संक्रमित होने से हम बच जाए। बड़ा पद, बड़ा कद, बड़ा नाम है आपका अनिल जी, और जब बड़ी शख्सियत कोई अपील करती है तो उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हम चाहते हैं टोटल न्यूज के इस प्लेटफॉर्म, इस मंच के माध्यम से हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री संदेश दे, प्रदेश के नाम, देश के नाम। संदेश नहीं, इल्तिजा, और वही इल्तिजा है कि इस बीमारी की, कोरोना की, ये कोई देश में तो पैदा नहीं हुआ, ये इंपोर्टेड बीमारी है, ये बाहर से आई, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसकी कोई दवा नहीं बनी। इसके 2 मंत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए
कि हम लक्ष्मण रेखा, घर की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें और हम सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह पर कोई जरूरी नहीं कि पुलिस ही आकर कराए, हम स्वयं के उससे करें, स्वयं के इनिशिएटिव से हम करें कि कहीं पर भी हम जाएं सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर लोग तोड़ भी रहे हो तो बीच में से खुद खड़े होकर कहें कि भाई 6 फुट की दूरी पर खड़े हो जाओ, और यही इसका मंत्र है, यही इससे बचने की दवाई है। और अगर ये दो मंत्र का 100% पालन कर लिया जाएगा तो आपके बीमारी ये नजदीक पे नहीं आ सकती। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि इस मंत्र का पालन किया जाए। एक आखिरी सवाल, और सवाल ये दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि पैकेज की जरूरत है इस समय, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए पैकेज लाए, पैकेज दे हरियाणा सरकार, इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, मैं सुरजेवाला जी से भी कहना चाहता हूं कि जैसे उनके बाकी साथी जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह से राजनीति नहीं कर रहे हैं और एक अच्छे विपक्ष का परिचय दे रहे हैं, सुरजेवाला जी को भी जो रोज कोई ना कोई नए से नए सवाल खड़े करते हैं, इनको भी उनसे कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। ये सब बातें सरकार भी सोच रही है। अगर पैकेज लाने की बात है, सरकार भी सोच रही है। पहले हम अपने दुश्मन से तो लड़ लें, और इस वक्त सुरजेवाला जी को उस दुश्मन के साथ लड़ने के बारे में विचार करना। अनिल जी, अपने व्यस्त समय में से समय निकालने के लिए टोटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया अनिल जी। धन्यवाद।